Good morning, student. Today we will discuss the concept of resources. संसाधन के बारे में पढ़ेंगे और संसाधन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके सारे डायमेंशंस, टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या है, क्या इसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिसोर्सेज है क्या। तो रिसोर्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एनीथिंग एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, हम लोग इन्वायरमेंट के चैप्टर्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। एनीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ भी अवेलेबल है विच है यूटिलिटी, जिसके अंदर यूटिलिटी है या फिर यूजेबिलिटी है और वैल्यू है। अब ये दोनों कंसेप्ट को समझेंगे कि व्हाट इज़ यूटिलिटी एंड व्हाट इज़ वैल्यू। टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, मतलब हमारे नीड्स को हम आवर नीड्स, ह्यूमन नीड्स, सोशल नीड्स को अगर वो फुलफिल करता है तो उसको हम रिसोर्सेज बोल देंगे, प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली जो है एक्सेसिबल होना चाहिए। ये रिसोर्सेज जो है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको हम एक्सेस कर सकें। इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए कि जिसको हम यूज कर रहे हैं वो इकोनॉमिकली जो है फिजिबल है। एंड कल्चरली जो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज। तो यहाँ पर हमारा जो इम्पोर्टेंट जो वर्ड है एनीथिंग, यूटिलिटी, एनीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ भी अवेलेबल है और जिसके अंदर जिसकी यूटिलिटी है, और जो नेक्स्ट थिंग है वो वैल्यू, जिसकी वैल्यू है। तो ये दो चीज़ हो है और वो हमारा जो है हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है, सोसाइटल नीड्स को सेटिस्फाई करता है। और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली जो है फिजिबल, मतलब वो फिजिबल हो, वायबल हो, और कल्चरली जो है एक्सेप्टेबल हो। तो ये जो है रिसोर्स का डिफिनीशन है। हम लोग देख चुके हैं कि एनीथिंग विच सराउंड्स, हम लोग को चारों तरफ जो भी चीज़ें सराउंड्स करती है वो इन्वायरमेंट है। और वो सारी चीज़ें जो हम लोगों को सराउंड्स करती है और जिसके पास जिसकी यूटिलिटी है और जिसकी वैल्यू है वो हम लोग रिसोर्स बोलेंगे। तो हम लोग इसको फिर एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि कौन कौन से रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं, कितने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं। यूटिलिटी को पहले समझ लेते हैं, व्हाट इज यूटिलिटी। सपोज वाटर, वाटर हमारे एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। वाटर की यूटिलिटी क्या है हम लोग पहले देख चुके हैं कि वाटर के बिना जो है सर्वाइवल, ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल जो है नहीं हो सकता है। बहुत प्रीसियस मतलब रिसोर्सेज है जिसकी यूटिलिटी है, जिसके बिना इंडिस्पेंसेबल है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता। इलेक्ट्रिसिटी इसकी यूटिलिटी है, रिक्शा इसकी यूटिलिटी है, वेजिटेबल्स, टेक्स्ट बुक्स, फैन, मतलब एनीथिंग सराउंडिंग यू, मतलब आपको जो भी नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स आपको सराउंड कर रहा है, आपके चारों तरफ उपलब्ध है और जिसकी उपयोगिता है। और हम देखेंगे कि उपयोगिता और वैल्यू में क्या अंतर है और उपयोगिता किस तरीके से वैल्यू को जनरेट करता है। तो ये सारा चीज़ जो है हमारे रिसोर्सेज है। एनीथिंग, हमारा बेंच, डेस्क, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जिसकी यूटिलिटी होगी वो सब रिसोर्स में आएंगे। दे हैव ऑल बीन यूज्ड यू, आपके द्वारा ये सारी चीज़ें यूज की जाती है, जो हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में, सोशल लाइफ में, इकोनॉमिकल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में, जो चीज़ें हम लोग यूज कर रहे हैं जिसकी यूटिलिटी है वो रिसोर्स होने का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, एक इम्पॉर्टेंट रीजन्स है। तो ये यूटिलिटी जिस ऑब्जेक्ट की है, जिस सब्सटेंस की है, उसको हम लोग रिसोर्सेज बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे। तो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट सब्सटेंस रिसोर्स। तो कोई भी चीज़, कोई भी थिंग्स, कोई भी ऑब्जेक्ट को रिसोर्स होने के लिए जो पहला और फॉरमोस्ट जो कंडीशन है वो है यूटिलिटी, उसकी यूजेबिलिटी होनी चाहिए और उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए। यूटिलिटी एंड और इसी को बोलते हैं यूजेबिलिटी। अब हम देखेंगे दूसरा वैल्यू। व्हाट इज वैल्यू? वैल्यू मीन्स वर्थ, जिसकी कोई कीमत है, जिसका सम रिसोर्सेज हैव बिकम वैल्यू, सम डू नॉट।
फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू हो सकता है उसका. अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नोट बट बोथ आर इम्पोर्टेंट. उसका इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है बट नेचुरल वैल्यू है, उसका सीनिक वैल्यू है, इन्वायरमेंटल वैल्यू है. तो वैल्यू को भी हम लोग डिफाइन करेंगे कि देयर में भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यू. इकोनॉमिक वैल्यू, सोशल वैल्यू, एक इंफ्रास्ट्रक्चरल वैल्यू, इन्वायरमेंटल वैल्यू. देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ, मतलब हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं. थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव वैल्यू. इट्स यूजेज और यूटिलिटी गिव इट्स अ वैल्यू. जिसका जितना ज़्यादा उपयोग होगा, ये उपयोगिता होगी, जितना ज़्यादा नीड्स होगा, जिसका जितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा, उसकी वैल्यू भी उस हिसाब से बढ़ेगा और कम होगा. और रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. सभी रिसोर्सेज जो है उसका सम वैल्यू होता है, और हमारे वो कुछ नीड्स को फुलफिल करता है. तो इन्वायरमेंट का डिफिनीसन के लिए हम लोग देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसमें सब दो चीज़ है. एक है यूटिलिटी, एंड सेकेंड वन इज वैल्यू. ये दो चीज़ जो है रिसोर्स के मतलब कैटेगराइजेशन के लिए, ये दो चीज़ें जो है महत्वपूर्ण है. और एनीथिंग विच सराउंड्स अस, हमारे चारों तरफ जो भी थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसकी अपनी यूटिलिटी है और जिसका अपना वैल्यू है, वो सब रिसोर्सेज के अंतर्गत आएंगे. अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि सपोज कीजिए कि अगर आपके सोसाइटी में एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर का जो है एक यूटिलिटी है कि वो सोशल नीड्स को फुलफिल कर रहा है. लेकिन अब डॉक्टर एक एमबीबीएस डॉक्टर है, डॉक्टर है, और जो कि कॉमन प्रॉब्लम्स को, कॉमन सोशल नीड्स को जो है कैटर कर रहा है, उसके नीड को फुलफिल कर रहा है. लेकिन अगर वो डॉक्टर सुपर स्पेशलाइज्ड है, सपोज कीजिए सुपर स्पेशलाइज्ड है, और वो न्यूरो सर्जन है, ब्रेन को ऑपरेट करता है, या ब्रेन को जो है ब्रेन से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसको डील करते हैं, तो सुपर स्पेशलाइज्ड है, तो हम लोग बोलेंगे कि इसकी जो वैल्यू होगी, ये डॉक्टर से इस डॉक्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी कम है, कम है, और ये रेयर है, या बहुत कम जो है वो न्यूरो सर्जन मिलेंगे. सपोज कीजिए कि सीतामढ़ी में कितने न्यूरो सर्जन हैं, तो आप देखेंगे कि एक भी न्यूरो सर्जन नहीं है. तो अगर एक न्यूरो सर्जन डॉक्टर होंगे जो सुपर स्पेशलाइज्ड होंगे, तो उनकी वैल्यू जो है बाकी डॉक्टर से अलग होगी. तो डिपेंड करता है कि आपको अपने आप को कितना इनेबल बनाया है, कितना कैपेबल बनाया है, और किस तरीके से अपना नो हाउ और नॉलेज को जो है, स्किल्स को इंक्रीज किए, उस हिसाब से आपका वैल्यू भी बढ़ते जाता है. तो कोई भी थिंग्स है उसका वैल्यू, यूटिलिटी होगी, लेकिन जैसे जैसे उसमें वैल्यू, उसमें क्वालिटी ऐड करेंगे, या फिर उसमें उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, तो उसकी वैल्यू जो है डे बाय डे बढ़ते चली जाएगी. तो रिसोर्स, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, नेचुरल रिसोर्स हो, मिनरल रिसोर्स हो, या फिर मैन मेड रिसोर्सेज हो, ये सारी चीज़ें जो है रिसोर्स कहलाएगी अगर उसकी यूटिलिटी है, उपयोगिता है, और वैल्यू है, मूल्य है. तो ये दो चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये कंसेप्ट अगर हम लोग समझ लेते हैं तो वी कैन यूज इट एवरीवेयर. मतलब इस कंसेप्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे वाटर रिसोर्सेज हो, चाहे हमारा फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो, मिनरल रिसोर्सेज हो, या फिर मैन मेड रिसोर्सेज हो, इवन ह्यूमन रिसोर्सेज हो, सभी जगह कंसेप्ट सेम होगा. एनीथिंग विच हैव यूटिलिटी एंड वैल्यू टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स और सोसाइटल नीड्स को जो फुलफिल करेंगे उसको रिसोर्स बोलेंगे. अब सपोज कीजिए कि व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स. तो एनीथिंग फाइंडिंग इन द नेचर हैविंग यूटिलिटी एंड वैल्यू टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, सोशल नीड्स इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज.
Mineral resources, any kind of minerals, any minerals having utility and value to satisfy human needs is called mineral resources. Human resources, any kind of person having utility, having value to satisfy the social needs is called human resources. और ये ह्यूमन रिसोर्सेज भी है जो हम लोग कन्वर्ट करते हैं एजुकेशन के थ्रू, गुड फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, स्किलिंग के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू एक कॉमन मैन को या कॉमन पीपल को या ह्यूमन को जो है हम लोग ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कंसेप्ट जो है सभी जगह इक्वल होगा और सभी जगह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन टर्म्स ऑफ जो है अप्रोचेज जो है हम लोग रिसोर्सेज को अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार के जो है रिसोर्सेज होते हैं, वो सारे रिसोर्सेज को देखेंगे। उसके पहले एक रिलेशनशिप देखेंगे कि पॉपुलेशन और रिसोर्स में क्या रिलेशनशिप है। जो कंडीशन हुआ इसको बोलते हैं अंडर पॉपुलेशन। अंडर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन का मतलब हुआ कि यहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, मिनरल रिसोर्सेज हो, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो, वाटर रिसोर्सेज हो, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है और पॉपुलेशन कम है। तो यहाँ पे इस नेचर का जो कैरिंग कैपेसिटी होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या को वो ज़रूरत की चीज़ें जो है प्रोवाइड कर पाएगा। तो इस कंडीशन में जब पॉपुलेशन कम होता है रिसोर्सेज से तो उसको अंडर पॉपुलेशन बोलते हैं। जैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे ब्राज़ील है, वहाँ पॉपुलेशन कम है लेकिन रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो वहाँ के पॉपुलेशन को अंडर पॉपुलेशन हम बोलेंगे। सेकेंड कंडीशन ये है कि जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है और रिसोर्सेज कम है, जैसे इंडिया को हम लोग ले सकते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है लेकिन अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लैंड रिसोर्सेज हो, वाटर रिसोर्सेज हो या फिर आपका फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो, मिनरल रिसोर्सेज हो, तो जितना पॉपुलेशन है उसके नीड और डिमांड को फुलफिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है, कम है। तो इस कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं ओवर पॉपुलेशन। जनसंख्या जो है ओवर है, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, ओवर पॉपुलेशन। ये ओवर पॉपुलेशन का कंडीशन हुआ। और अगर पॉपुलेशन इज इक्विवेलेंट टू अवेलेबल रिसोर्सेज, अगर पॉपुलेशन जितना है और उतने उसके नीड और डिमांड और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारे पास संसाधन भी हैं, चाहे वो वाटर हो, लैंड हो, सॉइल हो, फॉरेस्ट हो, मिनरल रिसोर्सेज हो, स्ट्रेटजिक रिसोर्सेज हो, तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन जो है ऑप्टिमम है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन है। तो डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्स कितना उपलब्ध है उसके अनुसार हम लोग पॉपुलेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं कि पॉपुलेशन अंडर पॉपुलेशन है या फिर ओवर पॉपुलेशन है या फिर ऑप्टिमम समुचित पर्याप्त जनसंख्या है। तो ये एक रिलेशनशिप है पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज में। इसको समझने की ज़रूरत है कि कोई हर एक कंट्री जो है अलग अलग लेवल पे है। कोई कंट्री में ओवर पॉपुलेशन है क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज जो है कम है और जनसंख्या जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत सारे कंट्री अभी इस स्टेज में है कि वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा है लेकिन पॉपुलेशन कम है, तो वो अंडर पॉपुलेशन में है। बहुत सारे कंट्री हैं कि वहाँ पे पॉपुलेशन के जो नीड और डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज पर्याप्त हैं, तो ऑप्टिमम पॉपुलेशंस हो गया। अब नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है हमारा वो समझना है इन्वायरमेंट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। हम लोग इन्वायरमेंट सेक्शंस में देख चुके हैं कि एक कॉमन पार्ट है कि इन्वायरमेंट प्रोवाइड अस एयर, एयर वी ब्रीथ, हम लोग उस जो सांस लेते हैं एयर, ऑक्सीजन, ये प्रोवाइड करता है। हमारा जो ये फूड वी ईट, हम लोग जो खाते हैं वो फूड प्रोवाइड कर रहा है। और वाटर वी ड्रिंक, हम लोग जो वाटर जो पीते हैं वो भी इन्वायरमेंट से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और हम लोग जो लैंड वी लिव, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं लैंड, तो ये सारा चीज़ जो है हम लोगों को इन्वायरमेंट से मिल रहा है कि, और ये कितना प्रेशियस है। ये एनीथिंग विच सराउंड्स यू हैविंग यूटिलिटी, एयर, ऑक्सीजन की यूटिलिटी है और वैल्यू इतना है कि इसके बिना आप रह नहीं सकते हैं। इमरजेंसी क्रिटिकल सिचुएशन में जब पेशेंट्स होते हैं तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत वैल्यूबल है जिसके बिना हमारा ह्यूमन सर्वाइवल
जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो वायु जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्योर एयर, O2 रिच एयर, जो सॉइल है, जो फूड है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा हम लोगों को फूड प्रोवाइड किया जाता है। तो ये फूड भी जो है एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज है जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। वाटर, पीने योग्य पानी, ये भी जो है वैल्यूएबल रिसोर्स है। तो ये सार लैंड जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो इन्वायरमेंट की पार्ट है और इसका यूटिलिटी है, इसकी यूटिलिटी है और इसका वैल्यू है। अब वैल्यू क्या है? इमेंस वैल्यू है, इंडिस्पेंसिबल वैल्यू है, बहुत प्रीशियस वैल्यू है। तो ये सारा वैल्यूएबल रिसोर्सेज में आएंगे। ठीक है। अब ये इन्वायरमेंट इन रिसोर्स हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे रिसोर्स और डेवलपमेंट में देखेंगे कि डेवलपमेंट करने के लिए, चाहे वो आपका आर्थिक विकास हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना हो, या फिर सोशल डेवलपमेंट करना हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो आधारभूत संरचना है उसका डेवलपमेंट करना हो, बेसिक कम्युनिटीज का डेवलपमेंट करना हो, या फिर जो भी आपके जो सर्विसेज हैं, जो भी सर्विस सेक्टर के जो भी सर्विसेज हैं उसका डेवलपमेंट करना हो, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग यू यूटिलाइज द रिसोर्सेज फ्रॉम द नेचर। इस डेवलपमेंट के क्रम में आप क्या करते हैं? रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं या जो भी रिसोर्स हैं उसका आप यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। और नेचर की एक अपनी कैरिंग कैपेसिटी होती है, नेचर की एक अपनी कैरिंग कैपेसिटी, जिसको बोलते हैं वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कैरिंग कैपेसिटी होती है नेचर की, कि अगर हम पर्यावरण से, नेचर से उतना रिसोर्सेज, अगर संसाधन का उपयोग करते हैं और वो अगर लिमिटेड वे में करते हैं और उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, उसकी जो वहन क्षमता है उसके अंदर ही करते हैं, तो वो नेचर क्या करता है? इसको रिसाइकल कर लेगा। जो रिसोर्सेज हम यूज करेंगे उसको रिसाइकल कर लेगा, रीस्टोर कर लेगा। और ये एक बैलेंस बना हुआ है, जो इक्विलिब्रियम बना हुआ है उसको री एस्टेब्लिश कर लेगा। इक्विलिब्रियम जो संतुलन बना हुआ है उसको री एस्टेब्लिश कर लेगा। तो ये नेचर का एक क्वालिटी है कि नेचर के जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो वाटर रिसोर्स हो या फूड हो या प्लांट्स हो, फॉरेस्ट हो, ये एवरीथिंग मिनरल रिसोर्सेज हो, अगर हम उसकी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर अगर उसको यूज करते हैं तो वो उसको रिसाइकल कर लेगा, रीस्टोर कर लेगा और इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश कर लेगा। लेकिन अगर हम इसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा अगर यूज करते हैं तो इसको यूटिलाइजेशन नहीं बोलते हैं। इसको अगर इसकी कैरिंग कैपेसिटी से अगर एक्सीड कर जा रहा है, कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब हुआ कि जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हम उससे काम ले रहे हैं, उसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो जब हम एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेज का करना शुरू करते हैं तो रिसोर्स जो है डिप्लीट, कम होना शुरू हो जाता है, रिसोर्स एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है, रिसोर्स में डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है। और जब ये डिग्रेडेशन होगा, डिप्लीशन होगा, तो हमारा जो सर्वाइवल है ह्यूमन बीइंग का, जो हमारा बायोस्फीयर है, हमारा जो इकोसिस्टम है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो रिसोर्सेज का बहुत ही मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशंस करना चाहिए, इसका प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, इसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर कंजर्वेशन होना चाहिए। कि रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना रिसोर्सेज का आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, और बिना डेवलपमेंट किए हुए आप ह्यूमन बीइंग का जो है वेलफेयर नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग मतलब जो भी ह्यूमन है, जो भी पॉपुलेशन है, उसका अगर हमको जन कल्याण करना है तो डेवलपमेंट करना पड़ेगा। डेवलपमेंट इन व्हाट? डेवलपमेंट इन एजुकेशन सेक्टर, डेवलपमेंट इन हेल्थ सेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड हो, रेलवे हो, एयरवेज हो, कैनाल हो, कंस्ट्रक्शन हो, ईच एंड एवरीथिंग आपको डेवलप करना पड़ेगा। But this development should not be at the cost of environment
एंड इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज। एट द कॉस्ट ऑफ मतलब ऐसा यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे जिससे हमारा इन्वायरमेंट डैमेज हो, ऐसा यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे जिससे हमारा संसाधन डैमेज हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को मैनेज करते हुए जो डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास बोलते हैं। तो ये सतत पोषणीय विकास जो है डिजायरेबल है, जो इन्वायरमेंट और मतलब पर्यावरण संसाधन के साथ बैलेंस बनाते हुए जो विकास किया जाता है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। और ये जो है अभी का द बेसिक नीड्स है, ये रिक्वायरमेंट है कि जिस तरीके से हम लोग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को जो है फेस कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग रिसोर्स प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जिस तरीके से डेवलपमेंटल इशू जो है आ रहा है हमारे सामने, ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट तभी किया जा सकता है जब ये तीनों कंपोनेंट इन्वायरमेंट, रिसोर्स और डेवलपमेंट में एक बैलेंस एस्टेब्लिश किया जा सके। और ये चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इसलिए है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जनसंख्या हमारा बढ़ रहा है, तो ये जनसंख्या जो है अगर बढ़ रहा है, पॉपुलेशन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो जनसंख्या जब इंक्रीज करेगा तो हमारा रिसोर्स का जो डिमांड होगा वो भी बढ़ेगा। और जब रिसोर्स का डिमांड बढ़ेगा तो हम लोग जो है यूटिलाइजेशन करने की बजाय रिसोर्स का क्या करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा जब यूटिलाइजेशन करना शुरू कर देंगे तो इसको बोलेंगे एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो जाता है। जब एक्सप्लॉयटेशन होगा तो फिर हमारा जो इन्वायरमेंट जो है वो डिग्रेड होना शुरू होता है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है तो इसका डिमांड, जो रिसोर्सेज का जो डिमांड है, डिमांड्स बढ़ रहे हैं, नीड्स रिसोर्सेज का बढ़ रहा है, रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि हमको डेवलपमेंट करना है तभी हम इस पॉपुलेशन का वेलफेयर कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के कारण जो इंक्रीजिंग डिमांड हो रहा है उसका सप्लाई जो है नेचर के द्वारा जो है सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि नेचर जो है इसकी एक अपनी कैरिंग कैपेसिटी है। कैरिंग कैपेसिटी का एक एग्जांपल, कैरिंग कैपेसिटी से जब वो इंक्रीज कर जाता है तो वो एक्सप्लॉयटेशन हो गया, मतलब उसकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आप यूज कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, तो वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के रूप में सामने आता है। और इन्वायरमेंट जो है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये हम लोग देख चुके हैं कि जो एयर हम लोग सांस लेते हैं, एयर वी ब्रीथ जो सांस ले रहे हैं, वाटर वी ड्रिंक जो हम लोग पानी पी रहे हैं, फूड वी ईट जो हम लोग खाना खा रहे हैं, और लैंड वी लिव जहाँ हम लोग रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमें इन्वायरमेंट से मिलती है जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर ये चीज़ें डिग्रेड होगी तो ह्यूमन का जो सर्वाइवल होगा वो थ्रेटन होगा, वो डैमेज होगा, वो जो है रिस्क पे आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है जो कि समझने की ज़रूरत है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है और जो भी नीड एंड डिमांड है उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। प्रॉपर मतलब एक साइंटिफिक और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेज का, ताकि हम इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर पाएँ, इन्वायरमेंट को भी प्रिजर्व कर पाएँ और इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करा जाए, मतलब उसकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाए ताकि हम इंक्रीज्ड पॉपुलेशन के नीड एंड डिमांड को फुलफिल कर सकें। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब हुआ, सपोज कीजिए आपका घर है और आपके घर में जो है 5 गेस्ट जो है रखने की कैपेसिटी है कि 5 गेस्ट आपके घर में आते हैं तो आप उनको फूड भी देंगे, वाटर भी देंगे, रहने के लिए जो है रूम भी देंगे, सब कुछ सारी फैसिलिटी और बेसिक जो सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। लेकिन सपोज कीजिए आपके घर में अगर 100 जो है गेस्ट आ जाते हैं तो आपके घर में जो है अव्यवस्था क्रिएट हो जाएगा, खाने का समय से खाना नहीं बन पाएगा, रहने के लिए सभी को बेडरूम नहीं मिल पाएगा, वह पानी सभी को बढ़िया नहीं मिल पाएगा। तो इसकी 2 तरीका है, या तो जो है आप गेस्ट को रिस्ट्रिक्ट करें
गेस्ट को जो है बोले कि नहीं 5 ही गेस्ट हमारे यहाँ आएंगे जिसको हम सारी सुविधाएं देंगे, या फिर आपने आपका जो अपना जो हाउस है जो घर है उसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे कि हम जो है 20 स्टोर रूम बना दिया, इतना बड़ा किचन बना दिया, इतना जो है काम करने वाला बना दिया, तो अपनी घर की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कीजिए, या फिर जो बाहर से जो गेस्ट आ रहे हैं उसको रिस्ट्रिक्ट कीजिए। तो ये दो ही तरीका है जिसके द्वारा जो है क्या आपका मतलब इस चीज़ों को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जब इंक्रीज कर रहा है तो या तो आप इन्वायरमेंट की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कीजिए, उसकी जो रिसिलियंसी है उसको बढ़ाइए, या फिर दूसरा है कि पॉपुलेशन को कम कीजिए। तो ये दोनों जो है मैनेजमेंट में हम लोग यूज करते हैं कि कैसे इन्वायरमेंट मैनेजमेंट करना है, कैसे रिसोर्स मैनेजमेंट करना है, कैसे पॉपुलेशन को डेवलप करना है, डेवलपमेंट कैसे करना है। तो ये जो रिलेशनशिप है पॉपुलेशन, रिसोर्स एंड इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट, ये जो है इस रिलेशनशिप को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी ये जब तक आप इस रिलेशनशिप को नहीं समझेंगे तब तक आप जो है मतलब बहुत अच्छे तरीके से पॉलिसी नहीं बना पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स नहीं बना पाएंगे। तो ये सारा जो है एक डेलिकेट बैलेंस है पॉपुलेशन का, रिसोर्स का, इन्वायरमेंट का और डेवलपमेंट का। तो ये सारे जो इंटर रिलेशनशिप्स है, अंतर संबंध है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। रिसोर्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अवेलेबिलिटी कितना है और कितना डिमांड है। तो उस हिसाब से जो है रिसोर्स का प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, रिसोर्स का कंजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज की अपनी यूटिलिटी है और उसका जो है वैल्यू है। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे ऑन दी बेसिस ऑफ ऑरिजिन, कि रिसोर्स का ऑरिजिन जो है उसके बेसिस पर हम रिसोर्स को क्लासिफाई करेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा जो हमारा है कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब जो समाप्त हो सा जाएगा या जो समाप्त नहीं होगा, या कितना दिन में वो खत्म होगा, क्या उसका रिजर्व है, तो एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर हम उसको क्लासिफाई करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स का ऑनरशिप पे, कि प्राइवेट रिसोर्स है, पब्लिक का है, या फिर जो है नेशनल रिसोर्सेज है, या फिर इंटरनेशनल रिसोर्सेज के रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि रिसोर्स का डेवलपमेंट का भी स्टेज होता है कि ऐसे रिसोर्स है एग्जिस्ट तो कर रहे हैं लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको अवेलेबल कर पाएँ, उसको एक्सेसिबल कर पाएँ। बहुत सारा हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है लेकिन अभी हम उसको यूज नहीं कर रहे, तो बहुत तरीके का क्लासिफिकेशन है वो हम लोग देखेंगे। तो पहला जो है हमारा ओरिजिन के बेसिस पे है, पहला जो है हमारा ओरिजिन के बेसिस पे है, दूसरा जो है एग्जॉस्टिबिलिटी, तीसरा ऑनरशिप एंड चौथा जो है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे हम लोग संसाधन को क्लासिफाई करते हैं। तो ये 4 तरीका है, 4 प्रकार है जिसके बेसिस पे हम लोग रिसोर्स को क्लासिफाई करते हैं। एक एक करके अब हम लोग देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन जब हम देखते हैं तो हमारा जो रिसोर्स है पहला है बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज में वो सारे लिविंग थिंग्स आ जाएंगे, वो सारे लिविंग थिंग्स आ जाएंगे। और एबायोटिक रिसोर्सेज उसमें सारे नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगे जिसकी यूटिलिटी है और जिसका वैल्यू है। बायोटिक रिसोर्सेज में हम लोग देखेंगे कि इसमें हमारे जितने भी फ्लोरा हैं, प्लांट स्पेसीज हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, फ्लोरा प्लांट स्पेसीज, जितने भी फौना हैं, जितने भी एनिमल स्पेसीज, एनिमल स्पेसीज और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये सारे जो है हमारे बायोटिक रिसोर्सेज हैं। और हम लोग इकोसिस्टम पढ़ते समय ये देखे हैं कि जितने भी फ्लोरा हैं सभी का सर्टेन फंक्शन है, सभी का सर्टेन रोल्स है, सभी का सर्टेन मतलब अपना रोल परफॉर्म करते हैं नेचर में। किसी का मेडिसिनल वैल्यू है, किसी का हर्बल वैल्यू है, किसी का न्यूट्रिशनल वैल्यू है, किसी का इकोसिस्टम में सभी का कुछ ना कुछ वैल्यू, यूटिलिटी और वैल्यू है। उसी तरीके से एनिमल स्पेसीज हैं जो हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो
और एनर्जी और मैटर के फ्लो को है जो कि इंश्योर करते हैं, और इसका जो है इकोसिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं, और इसका बहुत इंडस्ट्रियल यूज भी होता है बैक्टीरिया का। तो ये सभी की यूटिलिटी है और सभी का अपना एक वैल्यू है, और ये यूटिलिटी एंड वैल्यू जो है इन सारे चीज़ों को, सारे थिंग्स को जो है एक बायोटिक रिसोर्स में कन्वर्ट करता है। ये बायोटिक रिसोर्स हो गया। और नेक्स्ट जो है अबायोटिक रिसोर्सेज। तो अबायोटिक रिसोर्सेज में हमारा जो है जितने भी अजैविक घटक हैं, जैसे वायु, एयर, एयर में हमारा हो गया ऑक्सीजन या जितने भी अदर गैसेज हैं, इनका भी चाहे नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, आपके अदर गैसेज हैं, उनका भी सर्टेन रोल्स है, सर्टेन फंक्शंस है। हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ऑक्सीजन जनरेट होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 जो है ये यूज होता है प्रकाश संश्लेषण की। तो ये सारा चीज़ जिसकी यूटिलिटी है तो वो हमारे लिए वैल्यूबल है, और हमारे लिए वैल्यूबल मतलब चीज़ों को जो है प्रोवाइड कर रहा है। ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा हमें ऑक्सीजन्स मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा हमें फूड, कार्बोहाइड्रेट जो ऑर्गेनिक मैटर है वो मिल रहा है, और ये इम्पॉर्टेंट है जो हमको फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से मिल रहा है। तो O2 जो अबायोटिक रिसोर्सेज में आ जाएगा हमारा। वाटर, जल, जल भी अबायोटिक रिसोर्सेज में आ जाएगा हमारा। और इसी तरीके से लैंड हो गया या सॉइल हो गया, लैंड, सॉइल, ये सब जो है हमारा अबायोटिक अजैविक रिसोर्सेज में आएंगे। और ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों को सराउंड्स करती है। जो हमारा सपोज कीजिए ये अगर ये पर्सन है तो ये पर्सन को चारों तरफ से बायोटिक और अबायोटिक दोनों चीज़ें जो है सराउंड्स कर रहा है। और ये दोनों चीज़ें जो है जिसकी यूटिलिटी है, इसकी भी यूटिलिटी और इसकी भी यूटिलिटी है, तो ये सारे हमारा जो है रिसोर्स में के डिफिनेशन के अंतर्गत आएगा। बायोटिक रिसोर्सेज में हम देख चुके हैं कि बायोस्फीयर में जितने भी हैं आपके हैव लाइफ, जिसमें लाइफ है, सच एज ह्यूमन बींग्स, ऑल काइंड ऑफ फ्लोरा, ऑल काइंड ऑफ फौना। फ्लोरा का मतलब हुआ ऑल काइंड ऑफ प्लांट स्पेसीज, छोटे से लेके जिसमें हर्ब भी होंगे, श्रब्स भी होंगे, प्लांट्स भी होंगे, वेजिटेशंस भी होंगे, ट्रीज भी होंगे, सभी कुछ इसमें आएंगे। फौना इसमें जो है छोटे से एनिमल स्पेसीज से लेके वेराइटी ऑफ स्पेसीज जो हैं वो होंगे, ऑल काइंड ऑफ फिशरीज, लाइव स्टॉक्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब जो है बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आएंगे। एबायोटिक रिसोर्सेज में हमारा नॉन लिविंग थिंग्स, उसमें रॉक्स, मेटल्स, मिनरल्स, एयर, वाटर, ये सब जो है हमारा नॉन लिविंग मतलब एबायोटिक रिसोर्सेज में आएंगे। तो ये जो है हमारा बेसिस ऑफ ऑरिजिन के बेसिस पे जो है हमारा रिसोर्स का क्लासिफिकेशन है। एक हो गया बायोटिक और सेकंड हो गया अबायोटिक। नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो देखेंगे एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, जो यूज करने के साथ साथ जो कम हो रहा है या जो फिर कम नहीं होता है, हमेशा बना रहता है, उस बेसिस पे देखेंगे। एक रिन्यूअल रिसोर्सेज, रिन्यूअल रिसोर्सेज जिसको आप रिन्यू कर सकते हैं, जिसको रिसाइकल कर सकते हैं, जिसको रीयूज कर, रिन्यू कर रहे हैं, नवीकरण संसाधन जिसको बोलते हैं। और दूसरा जो है जिसको नॉन रिन्यूअल, जिसका जो है आप रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे कि रिन्यूअल रिसोर्सेज कौन है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्सेज को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, रिन्यूअल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूअल रिसोर्सेज। जैसे फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, तो फॉरेस्ट है जो कि हम प्लांट लगा करके जो है उसको रिन्यू कर सकते हैं। फिशरीज है, फिशरीज को हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं तुरंत, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज, फिशरी रिसोर्सेज, ये सारे चीज़ जो है रिन्यूअल रिसोर्सेज हैं, और इसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। नॉन रिन्यूअल रिसोर्सेज, सपोज कीजिए कि हमारा जितने भी हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसको बनने में जो है
मिलियन बिलियन ईयर्स टाइम्स लगते हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और ये सब एग्जॉस्टिबल है, मतलब अगर यूज कर रहे हैं तो इसका जो रिजर्व है डे बाय डे जो है कम होते चला जाएगा, और एक टाइम आएगा जब वो फिनिश्ड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसको बनने में मिलियंस बिलियंस ईयर रखते हैं, इसलिए इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कह रहे हैं। जैसे इसमें कोल्स हो जाएंगे, कोल्स, पेट्रोलियम, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत आएंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस, जिसको रिन्यू किया जा सकता है और जिसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेज, आर नोन एज रिन्यूअल या रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज इसको बोलते हैं, जिसको पुनः पूर्ति किया जा सकता है, बनाया जा सकता है फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस के थ्रू। इसमें एग्जाम्पल है रिसोर्स में फर्दर भी रिन्यूअल रिसोर्सेज को फर्दर हम लोग जो करते हैं कंटिन्यूअस रिसोर्सेज, कंटिन्यूअस रिसोर्सेज, और दूसरा है कंटिन्यूअस रिसोर्सेज एंड बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस इसको इसको फ्लो भी बोलते हैं, और फ्लो। सपोज कीजिए कि अगर कोई विंड है तो ये कंटिन्यूअस रिसोर्सेज हैं, विंड से हम लोग विंड एनर्जी बना रहे हैं, वाटर से हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस एनर्जी है जो कि हर एक समय उपलब्ध रहेगा हम लोगों को, तो इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं, कंटिन्यूअस रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आएगा। और सपोज कीजिए कि हमारा फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, फिशरीज हो गया, ये सारा जो है हमारा बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, बायोलॉजिकल रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आएंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को दो भाग में बांटे हैं, कंटिन्यूअस रिसोर्सेज या फ्लो, या फिर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। इसमें हो जाएगा आपका विंड, इसमें हो जाएगा वाटर, जो कंटिन्यूअसली अवेलेबल है, और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो गए, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हो गए, फिशरीज हो गए, ये हमारा बायोलॉजिकल रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए। अब इसमें देखेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन है, तो लाइक जो कि इसको बनने में लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग रहा है टू फॉर्म। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइकेबल एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज। जितना ज़्यादा हम लोग इसको यूज करेंगे उसका रिजर्व जो है डे बाय डे डिप्लीट होगा, और वो एक टाइम आएगा जब वो फिनिश्ड हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम लोग बोल रहे हैं। तो इसमें जितने भी आपके मिनरल रिसोर्सेज हैं और जितने भी हमारा मेटलिक रिसोर्सेज में, जैसे आयरन ओर हो गया, बॉक्साइड ओर हो गया, तो ये सब को बनने में जो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है ये क्या है, लिमिटेड है, सीमित मात्रा में है, ये सीमित मात्रा में है। और ये क्या है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सभी जगह इसका समान वितरण नहीं है, समान वितरण नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये लिमिटेड है। और इसका डिमांड जैसे जैसे यूज बढ़ेगा तो उस हिसाब से जो है इसकी उपलब्धता भी जो है कम होगी। तो ये हमारा रन दोनों है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप भी क्लासिफिकेशन है। इसमें है हमारा इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो सकता है, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज होगा, और नेशनल रिसोर्सेज होगा, और इंटरनेशनल रिसोर्सेज होगा। इसको हम लोग देख लेंगे कि जो इंडिविजुअल का होगा इंडिविजुअल, जिसपे कम्युनिटी का होता है, पब्लिक का होगा, जैसे पार्क लैंड वगैरह वो कम्युनिटी रिसोर्सेज में हो जाएंगे। नेशनल रिसोर्सेज जो कि हमारा देख चुके हैं कि बाउंड्री का नेशनल गवर्नमेंट के अंतर्गत रहता है। वाटर में जो है नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल जाएंगे, तो हमारा ये नेशनल रिसोर्स है। इंटरनेशनल जो है हमारा इंटरनेशनल वाटर जो बियॉन्ड हमारा नॉटिकल माइल्स होगा, तो वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आएगा। तो ये उसके बाद जो डेवलपमेंट के बेसिस पे पोटेंशियल रिसोर्सेज
अब थोड़ा सा क्लास को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। रेस्ट ऑफ दी तो थिंग्स जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कितने तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, इसको किस तरीके से कंजर्वेशन करेंगे, कैसा मैनेजमेंट करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग जो है हम लोग इतना आज के लिए यहीं पे